हेलो बच्चों, किसी भी कॉम्पिटिशन्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बुकलेट आपने बहुत देखी होंगी और बेसिकली उनके सॉल्यूशंस की बुकलेट। मैं पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ 11th एंट्रेंस साइंस एमयू की। एमयू में जो 11th एंट्रेंस का एग्जाम होता है, कंपटीशन होता है हर साल, तो उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बुकलेट आपने बहुत देखी होंगी और सॉल्यूशंस की पर्टिकुलरली। लेकिन मेरा मानना यह है कि सॉल्यूशंस को वर्बली आसानी से समझा जा सकता है, खासकर मैथ्स में या फिजिक्स में। तो बच्चा देख करके सॉल्यूशन नहीं कर सकता, तो मैं उसको बेसिकली एक गाइड से तशबीह देता हूं। जो भी सॉल्यूशन या सॉल्व्ड बुक अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, कभी भी उसको यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि आप वर्बली समझिए उसको किसी टीचर से या खुद से कोशिश कीजिए। कभी सॉल्यूशन मत देखिए, क्योंकि सॉल्यूशन देखने के बाद आपका जो ये डेवलप हो सकता था वो डेवलप नहीं होगा। आपकी प्रॉब्लम का अप्रोच जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर आपको नहीं होगा। तो इसी चीज को देखते हुए हम पहली बार एक कुछ नई चीज शुरू कर रहे हैं। हम प्रीवियस इसके क्वेश्चंस के पूरे वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं। तो हमने एक चैप्टर आपके सामने उठाया है। आज जिस चैप्टर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस के, वो है लीनियर इक्वेशंस का। क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और क्लास 10th में आपने उसका कंटिन्यूएशन में एक चैप्टर पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमारा आज का टॉपिक लीनियर इक्वेशन है और उसमें पिछले 7 सालों, लगभग 7 सालों में आए क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोटल 7 सालों में ये आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। टोटल 16 क्वेश्चन 7 सालों में पूछे गए हैं, यानी कि ऑन एन एवरेज 2 से ज्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। किसी साल 2 क्वेश्चन और किसी साल 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हमेशा पूछे गए हैं। तो कभी भी 2 से कम तो नहीं पूछे गए हैं। पिछले 7 सालों का अगर आप रिकॉर्ड देखें या 10 सालों का रिकॉर्ड देखें, तो इस चैप्टर से हमेशा 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। लास्ट ईयर जो आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक है। ये बेसिकली क्लास 8th लेवल का क्वेश्चन है, जहां पर बच्चा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सीखता है। बहुत ही जनरल टाइप का प्रॉब्लम है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था उस पर नहीं, बल्कि ये एक बेसिक जनरल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है जो लास्ट ईयर आया है, 12 typists working for 4 hours to type a book in 18 days. In how many days 4 typists will work for 8 hours to type the same book? तो बेसिकली इसमें जो छोटी सी बात जो आपके समझ में आ सकती है कि भैया एक बुक को टाइप करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है। तो बुक को टाइप करने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो पहली कंडीशन के हिसाब से देखें तो 12 टाइपिस्ट 4 घंटे डेली काम करते हैं। तो 12 टाइपिस्ट 4 घंटे डेली काम करते हैं, यानी कि डेली 48 घंटे काम होता है, दैट इज 12 into 4। और इतने 12 टाइपिस्ट ने 4 घंटे डेली कितने दिन काम किया, 18 डेज काम किया। तो अगर इसको 18 से और मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ आवर्स टू टाइप द बुक। इसी तरह दूसरी सिचुएशन इन्होंने हमें दी है कि भैया कितने दिन लगेंगे 4 टाइपिस्ट को 8 आवर पर डे के हिसाब से अगर वो काम करें। तो बेटा हम ये मान लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि नंबर ऑफ डेज n लगने वाले हैं, तो n डेज 4 टाइपिस्ट तक काम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ आवर्स इस तरीके से यहां पर आएंगे ये निकल करके। तो आप इक्वेट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इसको 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये हो गया आपका, और फिर इसको 4 2 दी 4 3 दी 2 9 दी, n इज इक्वल टू 27। एंड दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, आस्क्ड इन 11th एंट्रेंस। तो आसान क्वेश्चन आया था ये क्लास 8 से बिलोंग करता है बेसिकली, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आप आइए ये क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन लास्ट ईयर क्या किया उन्होंने, बहुत ही सिंपल डाल दिया, लेकिन एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश की। ये क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर्स पर आप क्वेश्चन अक्सर करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के अंदर, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने कुछ चेंज किया और पूछने का थोड़ा सा कुछ अंदाज बदल दिया। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, किसी 2 डिजिट के नंबर की बात करें तो बच्चा लोग वो 10 से शुरू होता है 99 तक जाता है। 10 से 99 तक 2 डिजिट के नंबर रहते हैं, 10 से नीचे सिंगल डिजिट, 99 के ऊपर 3 डिजिट्स। ओके, आगे ये कह रहे हैं आपसे द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट्स इज अ स्क्वायर नंबर। जैसे कोई नंबर है, से नंबर है 25, अब इसके डिजिट्स को रिवर्स अगर कर दिया जाए तो बेटा लोग ये हो जाएगा 52। अब इन दो सम की बात हो रही है, यानी कि अगर इनको सम कर दिया जाए तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई 2 डिजिट का नंबर और उसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर आएगा उसको ऐड किया जाए तो स्क्वायर नंबर आ रहा है। तो बताइए हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, ऐसे कितने नंबर होंगे 2 डिजिट के जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो बच्चा लोग बहुत ही सिंपल अप्रोच है, जरा देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा हटकर पूछ रहा है लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं।
हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि 10th डिजिट जो है वो x है और यूनिट डिजिट जो है वो y है. So the number required number will be 10x plus y. Why? Because 25 will be written as 2 into 10 plus 5 into 1. जो डिजिट जिस प्लेस पर है उसी से मल्टीप्लाई होगा. अदरवाइज आपने अगर ऐसे लिख दिया तो अलजेब्रा में एक्स वाई का मतलब कोई दो डिजिट नंबर नहीं माना जाएगा बल्कि एक प्रोडक्ट माना जाएगा. तो हम क्योंकि इक्वेशन फॉर्म करने वाले हैं तो उससे हमारा प्रॉब्लम हल होगा, लेकिन ये अलजेब्रा में प्रोडक्ट माना जाएगा. हम ये नहीं कह सकते एक्स इज अ डिजिट एंड वाई इज अ डिजिट. ठीक है ना. तो इक्वेशंस में हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ प्रोडक्ट. ओके, तो इसलिए हम हमेशा जो है टू डिजिट के नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. अब बच्चा लोग सोचो कि डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि यूनिट प्लेस पर पहुंचा दिया जाए एक्स को और वाई को टेंस प्लेस पर, तो नंबर ये बन जाएगा. अब इन दो का सम अगर देखें, सम इनका सम कितना आ रहा है, सम जो आ रहा है वो एक देखिए आप देख सकते हैं 10x और x, ये हो गया 11x, y प्लस 10y, ये हो गया 11y, ये बन गया आपका. अब आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ये स्क्वायर नंबर है और आप देख सकते हैं कि 11 कॉमन आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू अ स्क्वायर नंबर. अब आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सी, बेसिक सी, आसान सी, कि ये जो स्क्वायर नंबर जिसको कहा जा रहा है ये 11 इंटू सम ऑफ टू डिजिट है, सम ऑफ टू डिजिट्स है. ठीक है ना. तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें जब तक ये x प्लस वाई 11 रहेगा तब तक ये नंबर स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि 11 ऑलरेडी यहां आ चुका है. तो 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि स्क्वायर नंबर आए, डेफिनेटली 11 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमें यहां से बहुत क्लियरली पता चल गया कि x प्लस वाई 11 होना चाहिए तभी ये स्क्वायर नंबर बनेगा. तो इस तरीके से अब x की और y की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो लिखेंगे. अब आप अगर x की वैल्यू, बेटा अगर आप x की वैल्यू लेना शुरू करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि एक हम 1 ले सकते हैं, तो 1 पॉसिबल नहीं होगा बेटा. 1 अगर आप x की वैल्यू 1 मान लेंगे तो y 10 आएगा, यानी कि 1 पॉसिबल नहीं है. तो लीस्ट वैल्यू x की आप 2 लेंगे, अगर आप x की वैल्यू 2 लेंगे तो ये 9 आएगा, x की वैल्यू 3 लेंगे तो ये 8 आएगा, x की वैल्यू 4 लेंगे तो ये 7 आएगा, x की वैल्यू 5 लेंगे तो ये 6 आएगा, x की वैल्यू 6 लेंगे तो ये 5 आएगा. थोड़ा इधर भी लिख लेते हैं, x की वैल्यू 7 लेंगे तो ये 4 आएगा, x की वैल्यू 8 लेंगे तो ये 3 आएगा, x की वैल्यू 9 लेंगे तो ये 2 आएगा. तो कुल मिला करके जो नंबर्स बनेंगे वो 29, 38, 47, 56, 65 और इसी तरीके से यहां नंबर बनेंगे 74, 83 एंड 92. अगर आप काउंट कर पा रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देयर आर 8 सच नंबर्स. तो इसका आंसर हुआ 8, 8, 8, इसका आंसर हुआ 8. तो कुल मिलाकर के हमारे पास 8 ऐसे नंबर्स होंगे टू डिजिट्स के जिनको उनके डिजिट्स के साथ अगर रिवर्स किया जाए, ऐड किया जाए तो स्क्वायर नंबर आएगा. तो कुल मिलाकर के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. चेक कर लेते हैं कि जो आपने किया है वो ठीक है या नहीं. तो आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे 29. अब 29 के डिजिट्स को रिवर्स करिए, यह आएगा और ये जोड़ करके आ रहा है 121, जो कि आप जानते हैं कि स्क्वायर नंबर है. तो किसी भी नंबर को आप उठाकर देखिए, उसके डिजिट्स को रिवर्स करने पर जो नंबर बनेगा उसके साथ इसका सम जो है वो स्क्वायर नंबर आएगा. चलिए मूव टू थर्ड क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था. इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन. तो आपको पता होगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जैसे कि ये दो आपके पास इक्वेशंस होती हैं, पेयर होता है, तो कब इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन होता है, कब नहीं होता. ठीक है, ये आपको पढ़ाया गया है कि सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है अगर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट कहलाता है कि अगर इन दो इक्वेशंस का कोई कॉमन सॉल्यूशन या सॉल्यूशन ऑफ द पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है. अब कंसिस्टेंट में बेटा दो केसेस होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन का केस और एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस. तो शॉर्टली ले लेते हैं इसको, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस, मेनी सॉल्यूशंस. अब आप देखिए यूनिक सॉल्यूशन कब होगा. यूनिक सॉल्यूशन होगा जब आपको a1 अपॉन a2 बराबर ना दिया हो b1 अपॉन b2 के, और ये आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं. और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब होगा,
जब a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। और इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट मींस सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट में सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब नहीं होगा? जब a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 के, लेकिन नहीं हो बराबर c1 अपॉन c2 के। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट फंडा जो इस क्वेश्चन के पीछे है बहुत आसान है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब देखिए a1 अपॉन a2 बच्चा लोग दिया गया है। a1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन वो है 1, दूसरी इक्वेशन में आपको दिया हुआ है तो ये हो गया -1/3। b1 अपॉन b2 ये आपका है 2 अपॉन -6, अगेन दिस इज 1/3 एंड c1 अपॉन c2 एंड दैट इज 5/1। आप देख सकते हैं कि ये दो इक्वल हैं, ये तीसरे के इक्वल नहीं है, तो ये सिचुएशन बनती है इनकंसिस्टेंट पेयर की, और इनकंसिस्टेंट पेयर का मतलब नो सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पिछले सालों में जो 3 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं वो आपके सामने अभी सॉल्व कर दिए गए। अब ये क्वेश्चन पिछले से पिछले साल पूछा गया है। अब ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फ्लोइंग स्ट्रीम के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लो करेगा अलोंग द फ्लो या अगेंस्ट द फ्लो तो प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाएगा। तो इसके पीछे का जो फंडा है बेसिक वो मैं एडिशनली आपसे डिस्कस कर लेता हूं और फिर इस प्रॉब्लम पे करूंगा। तो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये फ्लोइंग स्ट्रीम है। फ्लोइंग स्ट्रीम, अब फ्लोइंग स्ट्रीम कुछ भी हो सकती है बच्चा लोग। फ्लोइंग स्ट्रीम आपकी रिवर हो सकती है, कैनाल हो सकती है, ड्रेन हो सकता है, ड्रेनेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मान लेते हैं ये स्ट्रीम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, यानी कि राइट वर्ड डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो कर रही है। जब फ्लो हो रहा है तो कोई ना कोई स्पीड होगी। अब उस स्पीड को अज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब बहुत बेसिक सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेते हैं स्पीड, और उस ऑब्जेक्ट की स्पीड स्टिल वाटर में यानी कि ठहरे हुए पानी में कितनी है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर, मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना। अब हमने ये मान लिया कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में उसकी रफ्तार x किलोमीटर पर आवर है और खुद स्ट्रीम की रफ्तार y है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लो जाता है तो उसको बच्चा लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन। और एक बहुत ऑब्वियस बात है कि जब डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसकी जो अपनी रफ्तार है और स्ट्रीम की रफ्तार है वो एडअप हो जाएंगी और फाइनली डाउन स्ट्रीम स्पीड x + y किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो जा रहा है तो उसको कहते हैं अप स्ट्रीम डायरेक्शन, और उसकी जो ओवरऑल स्पीड है वो हो जाएगी x - y किलोमीटर पर आवर। तो ये बेसिक सा फंडा था इस क्वेश्चन के पीछे। हर क्वेश्चन में इस तरह से यूज किया जाएगा, जो भी डेटा दिया जाएगा अकॉर्डिंगली यूज किया जाएगा। नाउ कम टू द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में था, बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से पूछा इन्होंने। ये कह रहे हैं दिव्यास स्विमिंग स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी कि दिव्यास स्पीड इन स्टिल वाटर कि जो वो ठहरे हुए पानी में यानी स्विमिंग पूल वगैरह है तो वहां उसकी रफ्तार क्या है, वहां उसकी स्पीड क्या है, स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द रिवर। रिवर की स्पीड का रेशियो उसके साथ दे दिया गया है, यानी कि दिव्या की स्पीड और रिवर की स्पीड का रेशियो दिया गया है, दैट इज 7/1। लेकिन दिव्या की स्पीड स्टिल वाटर में, तो यहां से तो और प्रॉब्लम आसान हो गई कि अगर हम चाहें तो दिव्या की स्पीड को 7x ले सकते हैं और रिवर की स्पीड को x ले सकते हैं। इस तरीके से अगर हम सोचें तो यहां पर हमें बहुत क्लियर हो जाता है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है, डाउन स्ट्रीम स्पीड इन दोनों का सम होगी, यानी कि 7x + x यानी कि 8x होगी, और अप स्ट्रीम स्पीड जो होगी 7x - x यानी कि 6x होगी। अब ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हमने कर लिया है। अब प्रॉब्लम पर आते हैं। प्रॉब्लम कह रही है शी स्विम्स 4.2 किलोमीटर अप द रिवर इन जस्ट 14 मिनट्स। बेटा देखो, डिस्टेंस हमें पता है, टाइम हमें पता है, स्पीड हम पता कर चुके 6x इन द अप स्ट्रीम। अप मतलब अप स्ट्रीम। तो यहां पर अगर हम देखें तो आप कह सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। एंड व्हाट इज स्पीड इन अप स्ट्रीम डायरेक्शन? 6x। एंड व्हाट इज डिस्टेंस? 4.2 किलोमीटर। हाउ मेनी मिनट्स? 40 मिनट्स। ठीक है ना।
कोई आपको जरूरत नहीं है मिनट को आर में करने की, कुछ जरूरत नहीं है, स्पीड हमारी किलोमीटर पर मिनट में आ जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू यहां से आपके पास इस तरह से बेटा आ जाएगी। अगर 6 से इसको कैंसिल कर दें तो 0.7 और 7 को इससे कैंसिल कर दें तो 2 बचेगा, तो 0.1/2 यानी कि 0.05 किलोमीटर पर मिनट। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ गई। नाउ व्हाट दे वांट, ये पता करना चाहते हैं कि भैया कितना टाइम लगेगा दिव्या को 18.4 किलोमीटर ट्रैवल करने में डाउन डायरेक्शन यानी कि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में। तो बेटा टाइम का फॉर्मूला क्या बना, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है ना, डिस्टेंस ओवर स्पीड। ओके, तो डिस्टेंस हमारे पास है 18.4 किलोमीटर, स्पीड हम दिखा चुके हैं आपको पहले ही कि डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में स्पीड बेटा 8x है, 8 इंटू एक्स, और x की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो 18.4 अपॉन 8 इंटू 0.05, तो बेटा लोग इसको अगर हम काट देते हैं तो ये हो जाता है 20 और 4 टू दी 4 5 दी 2 9 दी एंड 2 2 दी, ठीक है ना। ओके, 9 टू दी 5 टू दी 10 एंड 45 46 मिनट्स। तो हमारा आंसर बेटा आ जाता है 46 मिनट। तो हमने फंडा भी डिस्कस कर लिया, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। हमने ये पता कर लिया कि अगर वो 4.2 किलोमीटर अपस्ट्रीम में 14 मिनट्स में जाती है तो उसको 18.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने में कितना वक्त लगने वाला है। ओके, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो भी आपके लास्ट ईयर से लास्ट ईयर यानी कि 22-23 में पूछी गई है। द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चंस हैव नो सॉल्यूशन। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था, मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को डिस्कस किया था, कब कंसिस्टेंट होता है, कब इनकंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट है तो कब यूनिक होता है, कब इनफाइनाइट होता है। जस्ट आपको कंडीशन दिया है नो सॉल्यूशन। बेटा नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2. And these are the standard notations, standard symbols. A1 is 3k plus 1, A2 is k square plus 1, B1 is 3, B2 is k minus 2. Just take it. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3k square minus 6k, फिर उसके बाद प्लस k minus 2, 3k square plus 3, 3k square से 3k square कैंसिल हुआ, यहां बच्चा लोग माइनस 5k और ये माइनस 2 उधर गया तो कुल मिला के 5 हुआ, k की वैल्यू -1 आ गई। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो 22-23 में ये क्वेश्चन भी आया था जो आपका हो गया, ठीक है। तो अब 22-23 का जो आखिरी क्वेश्चन है, यानी कि 22-23 में भी 3 क्वेश्चन पूछे हैं और 23-24 में भी 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो 22-23 में पूछा गया, तीसरा क्वेश्चन, और टोटल अगर देखा जाए तो छठा क्वेश्चन हम ये डिस्कस कर रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 14 स्क्वायर यूनिट्स। ये कह रहे हैं कि एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया जो है 14 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दिया जाए 4 यूनिट्स और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया जाए 2 यूनिट्स। तो हम क्या करते हैं बच्चा लोग, हम एक रेक्टेंगल अज्यूम कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल अज्यूम कर लेते हैं ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझें और आप कर पाए। से ये एक रेक्टेंगल है, ओके, इसमें एल है, ये इसको L ना कह करके आप जो चाहें कह दें, कोई मसला नहीं है। मैं X कह देता हूं, X कह देते हैं, इसको X कह लें, इसको Y कह लें। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर लेंथ को रिड्यूस कर दें 4 यूनिट और ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 2 यूनिट, यानी कि सिचुएशन ये है कि रिड्यूस कर दें लेंथ को x - 4 और ब्रेथ को y + 2 इंक्रीज करा दें। तो बेटा जब ऐसा किया जाएगा, लेंथ को 4 घटाया जाए, ब्रेथ को 2 बढ़ाया जाए, तो रेक्टेंगल कुछ ट्रांसफॉर्म होगा बेटा, कुछ इस तरह का फिगर आएगा। थोड़ा सा लेंथ आपको कम दिखाई दे रही होगी, विड्थ थोड़ी ज्यादा। लेंथ अब हो चुकी है x - 4, विड्थ अब हो चुकी है y + 2। अच्छा, इसका ओरिजिनल एरिया होगा बेटा xy और इसका न्यू एरिया होगा x - 4 y + 2। गॉट इट। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है एरिया रिड्यूस हो रहा है 14 स्क्वायर यूनिट, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया, ये जो नीचे रेक्टेंगल में दिखा रहा हूं आपको, इसका एरिया 14 स्क्वायर यूनिट कम है इस रेक्टेंगल के एरिया से। यानी कुल मिलाकर के मैं अगर इक्वेशन बनाऊं तो x - 4 y + 2 एरिया हो गया नया एरिया, लेकिन ये ओल्ड एरिया के कंपैरिजन में कम है 14 स्क्वायर यूनिट। तो मैंने xy में से 14 अगर मैं घटाऊंगा तो नए रेक्टेंगल का एरिया मुझे मिल जाएगा। तो अब आप देखिए x × y, xy
x into 2, this is 2x and minus 4y and minus 8 is equal to xy minus 14. xy से xy कैंसिल, 2x minus 4y, अभी minus 14 इधर आएगा बच्चा लोग तो plus 14 हो जाएगा, तो ये बचेगा plus 6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें इक्वेशन को तो थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगी और आपके पास एक इक्वेशन है x minus 2y plus 3 is equal to 0। ओके, तो दिस फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिए मैं डायरेक्टली उस इक्वेशन को लिख दूंगा जो सेकंड कंडीशन से बनेगी। ये कह रहे हैं इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 6 यूनिट। बेटा अब इन्होंने लेंथ को 6 यूनिट बढ़ा दिया, यानी कि लेंथ को कर दिया x plus 6 एंड ब्रेथ बाय 1 यूनिट, और ब्रेथ को भी बढ़ा दिया। जब दोनों चीजें बढ़ाई ही गई हैं तो इसका मतलब ये होगा कि क्या होगा कि एरिया बढ़ेगा, और एरिया कितना बढ़ रहा है 91 स्क्वायर यूनिट बढ़ जा रहा है, यानी कि अब नया एरिया जो है वो पुराने एरिया से यानी कि XY से 91 ज्यादा होगा। XY इधर आएगा मल्टीप्लाई करके कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर x plus 6y plus 6 is equal to 91, और आप देख सकते हैं तो ये हो गया बेटा x plus 6y, अब ये इधर आएगा 6 तो बेटा 91 इधर आएगा, तो कुल मिलाकर के बचेगा आपके पास -85 इक्वल टू 0। दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं किसी भी सूटेबल मेथड से, जिससे चाहें। मुझे साफ दिख रहा है कि मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूं, तो देखिए मैं यहां इस जगह में इसको सॉल्व कर देता हूं, तो ये -85 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन ये आई थी, मैंने यहां लिख दी। अब अगर इनको घटा देंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो बेटा लोग x x कैंसिल, ये हो गया 8y और ये आ गया बेटा यहां पर -88 और -88 इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 11। तो बेटा हमारे पास y आ गया, इस y को उठा करके पहली इक्वेशन में पुट कर दें तो बेटा देखिए x माइनस y की जगह आप पुट करेंगे 11 22 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये बचेगा बेटा यहां पर आपका कितना 19 और x इक्वल टू 19 आ गया, x इक्वल टू 19 आ गया। तो एरिया जो है बेसिकली एक्स वाई के बराबर है, x इंटू वाई, तो x की वैल्यू 19 है, 19 इंटू 11 आप कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 19 19 1 9 10 0 2 209, यानी कि हमारा आंसर सी है। ये अच्छे दर्जे का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने है, इसकी स्ट्रैटेजी यही रखी जाएगी, लेकिन यहां पर कोई ट्रिक विरिक काम नहीं आएगी, कोई ऑप्शन काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अगर इन्होंने पूछी होती तो आप लेंथ और ब्रेथ से ऑप्शन से क्वेश्चन कर भी सकते थे, लेकिन यहां पर आपको फंडा लगाना ही पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 21, 22, 21, 22 में पूछा गया है और फ्रैक्शन पर बेस्ड एक छोटा सा सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 11। ओके, ये कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो ज्यादा है न्यूमरेटर से 11। तो मान लीजिए डिनोमिनेटर ज्यादा है, कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। तो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं तो ये हमारा, हम इसको y भी ले सकते हैं और उन दोनों का डिफरेंस दिखा सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है x प्लस 11। कि भाई अगर न्यूमरेटर को आपने x माना है तो डिनोमिनेटर 11 ज्यादा है तो वो x प्लस 11 हो गया। If 8 is added to the both its numerator and denominator it becomes, अब ये कह रहे हैं कि ये फ्रैक्शन हमारा बन गया है, अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 8 ऐड कर दें तो बेटा लोग ये 3/4 बन जाएगा। तो बेसिकली ये बेसिक क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशंस का, और ये 8th लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल अज्यूम करने की कोई बाउंडेशन थी ही नहीं। आप लेना चाहते तो ले सकते थे, लेकिन हमारा काम ऐसे ही बन गया तो हम क्यों लेंगे। तो ये हो गया बेटा x प्लस 8 और ये हो गया x प्लस 19 इज इक्वल टू 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 32 इज इक्वल टू 3x प्लस 57। तो अब बेटा लोग ये 3x इधर आएगा तो x बचेगा, 32 इधर जाएगा तो 57 माइनस 32 और ये हो गया 5 और ये हो गया 2 25। तो x हमारे पास आ गया है 25, यानी कि हमारा जो फ्रैक्शन होगा वो 25 अपॉन 25 प्लस 11 दैट इज 36। And which one is the answer? 25/36, B. Okay, so B is the answer. Now come to the next question. Again, based on system of equation, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी ऐसी कि इन दोनों इक्वेशंस के
इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होने के लिए a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 होना चाहिए। ये तीनों रेशियोज इक्वल होने चाहिए। a1, what is a1? a1 is 5. What is a2? a2 is 2 times k plus 1. What is b1? b1 is 2. What is b2? b2 is k. What is c1? c1 is 2k. And what is c2? 3k plus 4. तो ये तीनों रेशियोज बराबर होने चाहिए, लेकिन हमारा काम चल जाएगा अगर हम कोई भी दो लेकर के चलें। तो ये हो गया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो ये आएगा 5k और ये बेटा आ जाएगा 2 to the 4k प्लस 4। ये इसको इधर लेकर आइए तो ये आ गया k और k is equal to 4. So the B is answer. ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। और इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आप के को पुट करके चेक भी कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को। तो ये 20-21 का क्वेश्चन था। अब आ जाइए 19-20 के क्वेश्चंस पर। अच्छा बच्चों, एक ऐसा क्वेश्चन आया है जो क्वेश्चन आप कितने तेज हैं ये चेक नहीं कर रहा है, आप मैथ्स में कितना पढ़ चुके हैं ये चेक नहीं कर रहा है, बल्कि ये आपका जनरल आईक्यू लेवल चेक कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को की जो स्ट्रैटेजी लोग लेते हैं, और मैंने कई मर्तबा देखा है कि कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को इतना गंदे तरीके से लिया है जिस तरीके से उसको नहीं लेना है, वहीं आपका आईक्यू चेक हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली मैं इस पे एम्फेसिस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में डेटा कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है और लोग उसको अलग तरीके से हैंडल करते हैं। जरा देखते हैं। वहीदा's granddaughter is about as many days as her son in weeks. वहीदा की पोती वहीदा के बेटे से के साथ रिलेट कर रही है। यहां पर रिलेशन दिया हुआ है कि वहीदा की पोती उतने दिन की है जितने हफ्ते का उसका बेटा है। एंड हर ग्रैंडडॉटर इज एज मेनी मंथ्स एज शी इज इन ईयर्स। और उसकी जो पोती है वो उतने ही महीने की है जितने साल की वहीदा खुद है। तो यहां 3 कैरेक्टर हैं बेटा, वहीदा, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं वहीदा, वहीदा का बेटा और ग्रैंडडॉटर, ठीक है। चलो अब आप समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वहीदा की पोती यानी कि ग्रैंडडॉटर उतने ही दिन की है जितने हफ्ते का उसका बेटा यानी कि वहीदा का बेटा। यानी कि अगर मान लें ग्रैंडडॉटर x डेज की है तो उसका बेटा x वीक्स का हो गया। एंड द अदर कंडीशन इज कि वहीदा की पोती उतने महीने की है। मान लेते हैं कि ये y मंथ्स की है, तो वहीदा खुद जो होगी वो y ईयर्स की होगी। क्वेश्चन ने इंफॉर्मेशन इस तरह से दी है जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है। लोग इसमें फंस जाते हैं दिन, महीने और साल के कन्वर्जन में, जो कि बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आईक्यू चेक कर रहा है जैसे मैंने पहले कहा था, और आपका आईक्यू अगर कम है तो आप डेफिनेटली कन्वर्जन फैक्टर ही लगाएंगे। आप डेज, मंथ्स और उसमें कन्वर्जन फैक्टर लगा करके क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आप जरा सोचिए, जब ग्रैंडडॉटर की एज को, वहीदा की ग्रैंडडॉटर की एज को उसके सन की एज से कंपेयर किया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ग्रैंडडॉटर उतने दिन की है जितने हफ्ते का उसका बेटा। अरे बच्चों, ये दिन और हफ्ते का क्या ताल्लुक होता है? एक हफ्ता 7 गुना होता है एक दिन का। यानी अगर हम वहीदा की पोती की एज x ईयर्स मान लें, अब ये डिस्कशन ऊपर जो था इंफॉर्मेशन गोली मारिए, तो उसके बेटे की एज होगी 7x ईयर्स। और अगली इंफॉर्मेशन जिसमें यह कहा गया कि वहीदा की पोती उतने महीने की है जितने साल की वो खुद, तो वहां पर यह क्लियर पता चल रहा है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। इसका मतलब पोती से 12 गुना बड़ी है वहीदा, क्योंकि एक साल महीने से 12 गुना होता है, महीने का 12 गुना होता है। तो वहीदा की एज 12x ईयर्स होगी, 12x ईयर्स होगी। और आपके लास्ट में क्वेश्चन में उन्होंने सम अप कर दिया कि इन तीनों बंदों की एज का सम, 2 बंदी 1 बंदा मिला करके 120 है। यानी कि इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो 120 आना चाहिए। 12x, 7x एंड x, ये एड अप टुगेदर वी गॉट 20x, और 20 से इसको काटेंगे तो x की वैल्यू 6 साल आ गई। यानी कि वहीदा की पोती की एज 6 साल है, तो वहीदा खुद 12x ईयर्स की है, तो वहीदा की एज हो गई 12×6 = 72 ईयर्स। समझे? चलिए मूव करते हैं आगे अगले क्वेश्चंस की तरफ।
ठीक है, वो भी 19-20 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 19-20 में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो है एक जुल्म है कि 11th एंट्रेंस में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो बच्चा पहली बार 11th में जाकर के पढ़ता है। समझ में आता कि अगर इनमें से कम एक इक्वेशन होती, दूसरी इन इक्वेशन भी चलती, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां जुल्म यह है कि दोनों इक्वेशंस दे दी हैं। तो बेटा इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके फंडे को समझिए, फंडा क्या है क्या नहीं इसको समझिए, और मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूं, बताता हूं कि इन इक्वेशन में और इक्वेशन में क्या फर्क है और इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो थोड़ा सा फंडा अपना मजबूत करने के लिए बच्चा लोग समझिएगा। आप अच्छे से जानते होंगे अगर ये इन इक्वेशन ना होती, इक्वेशन होती ऐसे, बेटा याद रखना जहां भी आपको ये साइन नजर आ जाए, ये 4 साइन नजर आ जाएं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो जहां भी ये साइन नजर आ जाएं तो वो इक्वेशन नहीं कहला सकती, वो इन इक्वेशन कहलाती है, इन इक्वेशन। अब इनइक्वालिटी के साथ एक मसला है, वो मसला यहां पर आप समझ लीजिए पहले कि यहां पर जब आप इक्वेशन लेकर के चलते हैं, इक्वेशन ये आपके सामने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है बेसिकली, आप इसका ग्राफ बना सकते हैं इजीली, क्योंकि मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। तो अब आप अगर इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि आपके लेवल पर ग्राफ बनाने के तरीके भी आपको बेसिक सिखाए जाते हैं। आपको कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस या स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स नहीं सिखाई जाती, इंटरसेप्ट फॉर्म या स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आप अपना बेसिक यूज कीजिए। x की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y कितना आएगा बच्चा लोग, 6 आएगा, और अगर आप y की वैल्यू 0 लेंगे तो x कितना आएगा, 3 आएगा। तो सबसे पहले पहली फुर्सत में आप इस इक्वेशन का ग्राफ बना दीजिए। अगर मैं इस इक्वेशन का ग्राफ बनाऊंगा, दिस इज 3, दिस इज 6, बन गया। लेकिन हमें एक्चुअल में इक्वेशन नहीं दी हुई है, हमें दी हुई है इन इक्वेशन। इन इक्वेशन में क्या है, और मैं एक बात और बताता चलूं, ये सवाल गलत आया था, उसको हमने सही करके यहां लिखा है और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। सवाल जो एमयू में आया था वहां लेस देन और इक्वल टू था, लेकिन यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू लेकर ही ये सवाल हो सकता है, अदरवाइज वो आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो मैंने देखा कि यहां पर ये जो आपका साइन है इस तरह से होना चाहिए, तो हमने कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये देखिए कि इस इनइक्वेशन का ग्राफ क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा, बहुत आसानी से पता चलेगा। अब इस पॉइंट को पकड़ लीजिए, ये पॉइंट है 0 0। बेटा याद रखो, अगर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो तो एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन इन इक्वेशन एक रीजन को रिप्रेजेंट करती है, एक रीजन को एक्सप्रेस करती है ग्राफिकली। तो इस इक्वेशन का मतलब ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस इन इक्वेशन का मतलब एक रीजन है, लाइन के इस तरफ या उस नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। अब ये पता करना बड़ा आसान है। अगर हम 0 0 पुट कर दें यहां पर, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो आएगा 0। तो क्या 0 बड़ा होता है या बराबर होता है 6 से, तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसका मतलब इस लाइन के नीचे वाला रीजन सोल्यूशन नहीं है, बल्कि लाइन के ऊपर वाला रीजन इसका सोल्यूशन है, मतलब इस लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस इनइक्वेशन का हो गया। और दूसरी इनइक्वेशन बड़ी सिंपल सी बेसिक सी दी है, x लेस देन 0, और x लेस देन 0 कहां होगा बेटा, आप ये तो बेसिक सी बात है, x लेस देन 0 इधर होगा। ओके, तो अगर आप ध्यान दें और ध्यान इस बात पर दें, जो इसमें कॉमन पार्ट आ रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है, दिस इज द कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन। अब इस कॉमन रीजन को अगर आप देखें तो ये सॉल्यूशन है इन दो इनइक्वेशंस का। तो हमें बताना है कि y क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि कॉमन रीजन y की वैल्यू 6 से जब तक ज्यादा नहीं होगी तब तक नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है y ग्रेटर देन 6। y ग्रेटर देन 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये आपका 1920 में क्वेश्चन आया था। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का क्वेश्चन फिर से दोहराया जाएगा, लेकिन आया था तो हमने डिस्कस आपसे कर लिया। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, now come to the 11 question number 11. If the lines given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus y is equal to 0 are parallel, and these lines are parallel, then the value of k lines will be parallel if a1 over a2, now just take the
different color, A1 over A2 is equal to B1 over B2, and in no solution case, not equal to C1 over C2. Okay, now what is this? 3 over 2, and B1 is this 2k over 5. K is equal to 4k is equal to 15, and k is equal to 15 by 4. 15 by 4 is the answer. It was a simple question again on the system of equation. This is the fourth question that I am discussing you. Basically, fifth question, discussing you on the consistency of equations. Now come to next question, question number 12. 18-19 का ये question है. The value of m in this. Okay. ये इन इक्वेशन है, सिंपल सी बेसिक सी इक्वेशन है. इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं. आपने पहले अगर नहीं भी किए हैं तो आप इसको समझ पाएंगे आसानी से. -3m - 2 is greater than 12. Okay. Now what is the value of m satisfying this inequation? Okay. ये लीनियर इनइक्वालिटी का सवाल बनता है बेटा लोग. अब आप देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए. अगर ये इक्वेशन होती तो हम इधर उधर ट्रांसपोज करके काम कर लेते, लेकिन ये इनइक्वेशन है. ये इनइक्वेशन है, ठीक है. इस इनइक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो इसको कैसे सॉल्व करना है, एक छोटी सी बात उसको आपके लिए आपको सीखनी पड़ेगी कि बेटा जब इनइक्वेशन दी होती है, जैसे मैं आपसे बेसिक बात करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं -5 एंड -3 में कौन बड़ा है, तो आप डेफिनेटली कहेंगे -3 बड़ा है. लेकिन जिस तरीके से आप इक्वेशंस को डील करते हैं वैसे इनइक्वेशन को डील नहीं कर सकते. अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं बोथ साइड माइनस कैंसिल आउट कर दूं या -1 से मल्टीप्लाई या -1 से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये इनइक्वालिटी वैलिड रहेगी? गलत जवाब. कि अब 5 इज नॉट लेस देन 3. हाँ, -5 इज लेस देन 3 है, लेकिन नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी किसी इनइक्वेशन को बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई या -1 से डिवाइड या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाएगा, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी मस्ट बी रिवर्टेड. ओके, नाउ थिंक, अगर मैं इसको बोथ साइड -3 से डिवाइड कर दूं तो -3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्ट हो जाएगा, और यहां पर -3 से डिवाइड करने पर -4 आएगा. अब इस -2 को इधर लेकर के जाएंगे तो m इज लेस देन -2 + 2 एंड दैट इज लेस देन -2. अब आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आंसर तो हमारा आ चुका है, लेस देन -2, दैट इज डी ऑप्शन. जैसे कि हमें इनइक्वेशन दी हुई है, ये इनइक्वेशन कहती है कि ये इसकी वैल्यू 12 से ज्यादा है, तो आप कोई भी वैल्यू लीजिए जो -2 से छोटी हो. तो -2 से छोटा मैंने -3 ले लिया, तो -3 - 2 ये हो गया -5 एंड -5 एंड टाइम्स 3, दिस इज 15 + 15 दैट इज ग्रेटर देन 12, यानी कि सही है. तो ये सिंपल सा एक छोटा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, और कोई खास चीज या नई चीज लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल में नहीं होती. ये इजी होती हैं, ये आगे भी पूछी जा सकती है. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 17-18 से बिलोंग करता है. Two complementary angles are such that the twice the measure of the one is equal to the 3 times the measure of the other. The larger of the two measures is. Okay, भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब उन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा. सिंपल है, 90 डिग्री होगा. ओके, ये कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं द एंगल सच दैट ट्वाइस द मेजर ऑफ द वन, यानी कि पहले वाले का ट्वाइस करें, टू द 3 टाइम्स ऑफ द मेजर ऑफ अदर. ठीक है, टू complementary angle such that the twice the measure of the one, पहले वाले का ट्वाइस जो है इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मेजर ऑफ द अदर, यानी कि 3y के बराबर है. 2x जो है वो 3y के बराबर है, यानी कि पहले वाले का ट्वाइस दूसरे वाले के थ्राइस के बराबर है. तो सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई. आप x की वैल्यू यहां से उठा सकते हैं 3/2y, और इसको उठा करके यहां पुट कर सकते हैं. यू विल गेट 3/2y plus y is equal to 90, and ये हो जाएगा 5/2 is equal to 90, 5 18, y is equal to 36. तो आपसे पूछा क्या था? the larger of the two measures is. तो ये y तो इतना आ गया, डेफिनेटली लार्जर वन नहीं है. इसका कॉम्प्लीमेंट क्योंकि आपको जानते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 90 - 36 that is 54. so our answer is 54. जल्दबाजी मत कीजिएगा, 36 दिख गया ऑप्शन में फौरन लगा दिया, ऐसा नहीं करना बेटा, देखने का. ठीक है,
आंसर में कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा उसको देखने का। आगे ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 17-18 में। 14th क्वेश्चन है, पॉइंट ए एंड बी आर 60 किलोमीटर अपार्ट, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 आवर्स। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। मैं आपको फिगर बना करके समझाता हूं कंडीशन को। एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, 60 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है, ठीक है ना। एक कार स्टार्ट करती है, एक बस स्टार्ट करती है ए से और एक बस स्टार्ट करती है बी से और सेम डायरेक्शन में जाती है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ए से जो बस स्टार्ट करती है उसकी रफ्तार ज्यादा है बनिस्बत उस बस के जो बी से स्टार्ट कर रही है सेम टाइम पर। वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लेते हैं कि वो राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक पॉइंट आएगा बेटा 6 घंटे के बाद, से दिस इज सी, आफ्टर 6 आवर्स दे विल मीट एट दिस पॉइंट। ओके, तो दिस इज द सिचुएशन कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 6 घंटे बाद भैया वो सी पर मिल जाएंगे। तो बेटा एक बात बताइए, बड़ी सिंपल सी बात बताइए कि आपको साफ नजर आ रहा है जो कार ए से स्टार्ट कर रही है और जो कार बी से स्टार्ट कर रही है, इन दोनों के डिस्टेंसेस में 60 किलोमीटर का डिफरेंस है। यानी कि जो बस ए से स्टार्ट करी और जो बस बी से स्टार्ट करी, उनके डिस्टेंसेस में जो उन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 6 आवर में, उसमें 60 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा, 60 किलोमीटर का फर्क आएगा। सिंपली ए सी माइनस बी सी आप लिख दीजिए, बी सी इज इक्वल टू 60। अब बेटा आप समझना पड़ेगा आपको, जो कार ए से स्टार्ट की वो सी पर पहुंची 6 घंटे बाद और जो बी से स्टार्ट की वो भी 6 घंटे बाद, तो टाइम लगा 6 घंटा। अगर ए वाली स्पीड को हम x किलोमीटर पर आवर मान लें और बी से जो स्टार्ट कर रही है उसको y किलोमीटर पर आवर मान लें, तो बेटा एक बात बताइए, ये डिस्टेंस AC कितना हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम, बिकॉज डिस्टेंस इज गिवन बाय स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो ये होगा 6x, ये हो गया बेटा 6y इज इक्वल टू 60, तो यानी कि ये x माइनस y इज इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब आगे देखते हैं कि अगर कार्स, आगे दिया हुआ है इफ यहां से देखिए, इफ दे गो इन द अपोजिट डायरेक्शंस दे मीट इन 2 आवर्स। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वो 2 घंटे में मिल जाते हैं। द स्पीड ऑफ द बस विद ग्रेटर स्पीड इज, ओके। तो अगर ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां ए है, यहां बी है और 2 घंटा लग जा रहा है इनको, और 2 घंटे बाद ये मीट कर जा रहे हैं इस पॉइंट पर। से दिस इज सी, ओके। नाउ अगेन दिस डिस्टेंस इज 60 किलोमीटर। अब बच्चा लोग एक बात बताइए, अब की बार मैं आपसे पूछूं AC प्लस BC कितना होगा, तो दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस किया? AC प्लस BC इज इक्वल टू नाउ इज 60। दोनों ने मिलकर के 2 घंटे में 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। और आप फिगर में देख सकते हैं AC कितना होगा, क्योंकि जो A से कार स्टार्ट कर रही है उसकी स्पीड x है, 2 घंटा लगा उसको C तक पहुंचने में, तो ये हो गया 2x और ये हो गया 2y इज इक्वल टू 60। तो x प्लस y इज इक्वल टू 30। अब ये इक्वेशन पहली वाली यहां आ चुकी थी ऑलरेडी, चाहे तो उसको उठा करके यहां रख दें और आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। y से y गया, 2x इक्वल टू 40 आ गया, x इक्वल टू 20 आ गया। लेकिन ये x आया है, अब x ज्यादा वाली स्पीड है, याद रखिए x ज्यादा वाली स्पीड है, क्योंकि यहां पर हमने x माइनस x को ही ज्यादा माना था। तो इसका मतलब हमारा 20 किलोमीटर पर आवर आंसर ठीक है। ये 17-18 से क्वेश्चन था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 17-18 से क्वेश्चन है एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन। 17-18 में पूछा गया, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ टू पर्संस इज 9:7। दो बंदों की सैलरी का, इनकम्स का रेशियो दिया हुआ है 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। ओके, इफ ईच ऑफ देम सेव्ड ₹200 पर मंथ, अगर दोनों बंदे जो हैं 200 रुपया सेव करते हैं, फाइंड देयर मंथली इनकम। बेसिकली इस क्वेश्चन को ऑप्शन से ट्रीट किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ट्रीट किया जा सकता है, तो मैं ऑप्शन से भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं इसका अप्रोच समझा देता हूं। देखिए इनकम्स रेशियो, इन बंदों की इनकम का रेशियो है 9:7। तो बेटा पहले बंदे की इनकम, एज इनकम ए बी मान लेते हैं बंदों को, तो एज इनकम को ले लेते हैं 9x और बीज इनकम को ले लेते हैं बेटा 7x, ले सकते हैं, ऑब्वियस है। अब आगे एक्सपेंडिचर,
तो एज एक्सपेंडिचर ले लेते हैं बेटा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर समझ लीजिए इसको, कोई इतना मतलब मसला नहीं है। 4x, सॉरी नॉट 4x, अब आपको ये चेंज करना होगा, 4y ले लीजिए इसको, एंड बीज एक्सपेंडिचर इसको आप 3y ले लीजिए, क्योंकि रेशियो 3:y है, 4:3 है, सॉरी 4:3 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि दोनों लोग 200 रुपया सेव करते हैं, यानी कि एज इनकम में से ए का एक्सपेंडिचर अगर घटाओगे तो क्या पाओगे, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। अगेन बी के सैलरी में से या बी के इनकम में से बी का एक्सपेंडिचर घटाओगे तो क्या पाओगे बेटा, आपकी इक्वेशन बन चुकी हैं। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व देम, बट मुझे एक सिचुएशन दिखानी थी, मैंने दिखा दिया। अब मैं इस क्वेश्चन में कम से कम नहीं आपके सॉल्व करने जा रहा हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं ऑप्शंस। सबसे पहले तो आप ये देखिए, क्योंकि यहां पर आपको मंथली इनकम दी हुई है दोनों की, अगर किसी एक की पूछी होती तो मुश्किल होता, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखिए, दोनों की इनकम आपको पता है, किस केस में रेशियो 9:7 आ रहा है इनकम का। तो अगर इनको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 9:7 नहीं आएगा, साफ साफ दिख रहा है, ये आएगा 3/2, गलत जवाब। दूसरे केस में देखिए, ये 20 से 20 कटेंगे, 9:7 ही रेशियो आएगा। चलो एक चीज चेक कर लेते हैं, क्या अगले में 9:7 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्या उससे अगले में आ रहा है, आ रहा है। तो अब डाउट ये है कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो इनमें से सही कौन सा है। तो बेटा सिंपल सी बात है, क्योंकि दोनों लोग 200 रुपए सेव कर रहे हैं, तो बी वाले ऑप्शन में से जो ऑप्शन दिया है, इसमें से 200 घटाइए 1600, और इसमें से 200 घटाइए तो बेटा ये बचेगा 1200। अब इन दो का रेशियो निकालिए, क्या ये 4:3 आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब बी आंसर सही है, डी आंसर गलत हुआ, और यहां पर आपका क्वेश्चन 15 बी ऑप्शन से सॉल्व हो गया। कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करते हैं, लेकिन क्या है कि ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होता। तो ऑप्शन मत खेलिएगा, ट्रिक व्रिक मत खेलिएगा, काम करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, इसको पहना कीजिएगा, क्योंकि आपका यही काम आता है एग्जाम में, ठीक है ना। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो इस तरह से बेटा ये जो आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद 7 साल में जितने क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से आए थे वो सारे के सारे डिस्कस हो गए, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं और फिर अपने बात को यहां खत्म करते हैं। फिर अगले चैप्टर के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो देख लीजिएगा। तो यहां पर देखिए देखिए कभी कभी डेटा ऐसे दिया जाता है कि आप लैंग्वेज में फंसते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टेक्निकली वीक हैं, आप लैंग्वेज में फंस जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। X takes 3 hours more than Y to walk 30 किलोमीटर। भैया X को 3 घंटे ज्यादा लगते हैं Y से 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, 30 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए, यानी कि X की रफ्तार कम होगी Y से, Y ज्यादा तेज होगा, ठीक है ना, टू वॉक 30 किलोमीटर, ओके। बट इफ X डबल स्पेस, अब देखिए क्वेश्चन किस तरह से दिया है, बट इफ X डबल स्पेस, पेस को डबल करने का मतलब है कि रफ्तार डबल हो गई। अगर X अपनी रफ्तार डबल कर दे, he is ahead of Y by 1.5 hour, यानी कि 1.5 घंटा आगे हो जाएगा। तो देखिए लैंग्वेज ऐसी दी है कि बच्चा यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि अगर X अपना पेस डबल कर दे, इस बात का मतलब है कि वो अपनी स्पीड अगर डबल कर दे, ट्वाइस कर दे, तो वो Y से 1.5 घंटा आगे निकल जाएगा। यानी इस बात का यह मतलब हुआ कि अब Y को 1.5 घंटा ज्यादा लगेगा अगर X ने अपनी स्पीड डबल कर दी। देन द स्पीड ऑफ X एंड Y आर। तो बेटा देखिए, समझिए, आराम से देखिए, मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूं। तो X, कैपिटल X बंदे की स्पीड को मान लेते हैं X किलोमीटर पर आवर, और कैपिटल Y बंदे की स्पीड को मान लेते हैं Y, स्मॉल y किलोमीटर पर आवर, ओके। अब आपको साफ दिया हुआ है X टेक्स 3 hours मोर। तो पहले ये बताइए 30 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर X को कवर करना है तो X को टाइम कितना लगेगा। तो टाइम आप जानते हैं बेटा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो बेटा डिस्टेंस, अब देखिए सिचुएशन क्या कह रही है, किसको ज्यादा लग रहा है, X को ज्यादा टाइम लग रहा है Y से, कितना ज्यादा, 3 hours। ये बेटा टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड माइनस डिस्टेंस ओवर स्पीड इज इक्वल टू 3। बेटा एक सिंपल सी इक्वेशन आपके सामने बन चुकी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि X अगर अपनी स्पीड डबल कर दे तो उसको अब की बार Y को टाइम ज्यादा लगेगा, तो ty माइनस tx, या इसको डैश करके लिख दीजिए, ये आएगा 1.5 hour, मतलब 3/2 hours। इसका मतलब बन गया 3/2 hours, 3/2 hours।
तो अब आप देख सकते हैं टी वाई टाइम, वाई को तो उतना ही टाइम लग रहा है क्योंकि वाई अपनी उसी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन एक्स ने क्या किया है, अपनी रफ्तार डबल कर दी है, तो 30/2x हो चुकी है इसकी रफ्तार, और इसीलिए इसको टाइम अब कम लग रहा है और उसको ज्यादा लग रहा है। तो ये आपका बेटा हो गया। अब आप देख सकते हैं अगर इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लेंगे डायरेक्टली, देखिए मैं देख पा रहा हूं कि y वाली टर्म, तरह देखिए मैं यहां लिख देता हूं इनको, 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन को मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूं 30/2x प्लस 30/y इज इक्वल टू 3/2। मैंने रीअरेंज किया है इनको। आप देख सकते होंगे कि ये दोनों कट गए, यहां पर देख सकते हैं कि बेटा ये 15 बचेगा और 30 में से 15 जाएगा तो 15/x बचेगा, और 3/2 एंड 3 मिलाएंगे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अलग से भी आप देखना चाहे कर ले, नहीं तो बेटा ये 3 और 1.5 4.5 हो गया, 4.5 का मतलब 9/2 हो गया। तो इस तरीके से 3 3 दी 9, 3 5 दी 15, 3 5 दी 15, ठीक है। तो x की वैल्यू बेटा आ रही है 10/3 किलोमीटर पर आवर, और 10/3 किलोमीटर पर आवर किसकी, दो जगह आपको दिख रही होगी, वो ए ऑप्शन में भी है और ए ऑप्शन में भी है और सी ऑप्शन में भी है। तो x की वैल्यू 10/3 आई है, इसको कहीं भी आप पुट कर लीजिए, जहां चाहे वहां पुट कर लीजिए। मैं यहां पुट कर रहा हूं बेटा, देखो यहां पर छोटी सी जगह में मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, 10/3 माइनस 30/y इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं ये ऊपर चला जाएगा बेटा लोग, और इस 3 को इधर ले आइए तो ये आपका ये कुल मिला करके ये 9 बचा, 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 30/y। तो आप देख सकते हैं 6 और 6 से इसको काटेंगे 5, तो y की वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी। तो y 5 कहां है, सेकंड में। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। इस तरीके से हमने जो है सारे क्वेश्चंस पिछले 7 सालों में लीनियर इक्वेशंस में आए हैं फिनिश किए। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप इससे कुछ लर्न करेंगे, सीखेंगे और क्विक रिवीजन अपने इस चैप्टर का करेंगे थ्रू दीज क्वेश्चंस। ओके।